Good morning, students. Most welcome to everyone in class 12th. क्लास 12th में आप सबका स्वागत है। आज केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि मैटर की मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट हम लोगों ने क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। इस यहाँ पे हम क्लास 12th में चैप्टर में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सॉलिड्स हम मैटर की कौन सी स्टेट को बोलते हैं? तो सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हाई डेंसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी, डेफिनेट शेप, कंसिडरेबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। तो सॉलिड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, हाई डेंसिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल ना के बराबर होती है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्लियर, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, कंसिडरेबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। These properties are due to existence of very strong intermolecular, interatomic, interionic forces of attraction। ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी क्यों होती हैं? क्योंकि जो उनके पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो ये सब जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, रिजिड बनाते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है और डेफिनेट शेप और वॉल्यूम हो जाता है। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को बेसिकली बच्चों 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। क्लियर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, एमॉर्फस की बस डेफिनेशन और एग्जाम्पल, बाकी पूरा का पूरा चैप्टर जो है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे बेस है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ए सॉलिड इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन ए वेरी रेगुलर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन ए 3-dimensional पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऐसे सॉलिड जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल, उनका एक डेफिनेट एक रेगुलर अरेंजमेंट 3-dimensional होता है, लॉन्ग रेंज भी और शॉर्ट रेंज भी, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं NaCl, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, सॉलिड मीथेन, सॉलिड CO2, वाटर आइस, डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिका, Fe, कॉपर, एल्युमिनियम, मेटल्स, ETC। सेकेंड है अपना एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड इन विच एटम्स आर मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन डेफिनेट अरेंजमेंट, जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है, 3-dimensional। इनके एग्जाम्पल हैं प्लास्टिक, रबर, सल्फर, वुड, फास्फोरस, ग्लास, ETC। ये सभी किस में आते हैं? एमॉर्फस सॉलिड में आते हैं। अब यहाँ पे बच्चों सॉलिड में 2 प्रॉपर्टी और होती हैं, एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी। तो एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? एनाइसोट्रॉपी कौन से सॉलिड शो करते हैं? क्लियर। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी वैल्यू अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आती है तो ऐसे सब्सटेंस को एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी को एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। सॉलिड्स exhibit different physical properties, thermal conductivity, electrical resistance, refractive index in all directions are called anisotropic substance and phenomenon is known as anisotropy। और ऐसे सॉलिड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। उसके बाद आइसोट्रॉपी आता है। सॉलिड्स exhibit same physical properties above mentioned in all directions are called isotropic substances and phenomenon is known as isotropy। और फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपी बोलते हैं। एग्जाम्पल इनके क्या है? एमॉर्फस सॉलिड्स। इसके बाद डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स में डिफरेंस क्या क्या है? नंबर 1, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ये इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, मतलब ये दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के रेंज पे मेल्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं दे हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, इनके पास हीट ऑफ फ्यूजन एक फिक्स वैल्यू होती है। दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, इनके पास हीट ऑफ फ्यूजन की एक डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है। दे गिव रेगुलर कट व्हेन कट विद शार्प एज नाइफ, अगर शार्प एज नाइफ से अगर इनको कट करते हैं तो एक रेगुलर कट देते हैं। दे गिव इरेगुलर कट, ये इरेगुलर कट देते हैं।
दे आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड्स, इनको ट्रू सॉलिड कहा गया है। दे आर रिगार्डेड एज स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड, इनको या तो स्यूडो सॉलिड कहा गया है या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है। क्लियर। दीज आर जनरली इनकम्प्रेसिबल, ये जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दे मे बी कंप्रेस्ड टू एन एक्सटेंट, एक लिमिट तक ये कंप्रेस किए जा सकते हैं। क्लियर। इसमें जो ग्लास है, ग्लास हमारा सुपर कूल्ड लिक्विड आता है। ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड। प्लास्टिक है, रबर है, ये सभी क्या हैं? एमारफस के ही एग्जाम्पल हैं। टायर। इसके बाद बच्चों सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे टाइप्स ऑफ सॉलिड बेसिकली हमारे 4 तरह के हैं। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, फोर्थ हमारा है मेटेलिक सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं या नॉन कंडक्टर हैं। सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल ऑल आयनिक कंपाउंड्स। पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल के पुअर कंडक्टर हैं। सॉलिड स्टेट की बात हो रही है बच्चों। नंबर 2 हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। नॉन पोलर, पोलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड के भी पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर के भी मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड के भी क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। फोर्स, नॉन पोलर में जो फोर्स है वैन डर वाल फोर्स है, पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है बच्चों। इसके बाद इनके जो एग्जाम्पल्स हैं F2Cl2, AR, मीथेन, CO2, इनके HClSO2, H2NH3, ये सभी सॉलिड स्टेट की बात हो रही बच्चों। ये सभी इंसुलेटर होते हैं पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इनके जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। एग्जाम्पल डायमंड है, क्वार्ट्ज है, सिलिका है। ये भी पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। इसके बाद मेटेलिक सॉलिड्स आते हैं। इनमें कैटायंस आर प्लेस्ड इन द सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कैटायंस और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं। बॉन्ड मेटेलिक होता है। इनके एग्जाम्पल जनरली और मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, जिंक, ETC। ये एक्सीलेंट है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दोनों हैं। ये दोनों ही थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। इसके बाद बच्चों अब अगला अपना टॉपिक आता है नंबर 3। नेक्स्ट जो पार्ट है टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में हम लोग सिमेट्री देख लेते हैं। सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल की जो स्मॉल यूनिट सेल है उसको कितने वे से, कितने तरह से उसको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हम लोग एक सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल्स। सिमेट्री बेसिकली यहाँ पे 3 तरह की हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और तीसरी हमारी नंबर सी है सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। क्लियर बच्चों। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री में इट इज़ एन इमेजिनरी प्लेन which can divide the crystal into 2 halves such that one is mirror image of other। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब उस यूनिट सेल को एक ऐसे प्लेन से कट करें, ऐसे प्लेन के अबाउट कट करें कि दोनों ही पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हमें लगे। जैसे एक क्यूब है, देखो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन बनाई गई है, एक बार आप इस प्लेन से ऐसे कट कर सकते हो तो 2 इक्वल पार्ट में ऊपर नीचे सेपरेट हो जाएगा। एक बार ये जो डॉटेड लाइन बनाई गई इससे अगर आप कट करोगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, एक राइट हैंड साइड चला जाएगा। एक इसमें देखो डॉटेड लाइन बनी हुई, इसके अबाउट अगर हम कट करेंगे तो एक पीछे साइड निकल जाएगा, एक फ्रंट और आगे आ जाएगा। दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। इसमें दोनों जो लेफ्ट और राइट एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इसमें ऊपर और नीचे जो एक दूसरे की क्या होगा? मिरर इमेज होगा। तो कहने का मतलब एक हमने यूनिट सेल को 3 तरह से डिवाइड कर दिया रेक्टेंगुलर में, एक इस तरह, एक इस तरह और एक इस तरह। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेन, प्लेन एक इमेजिनरी प्लेन होता है जिसके अबाउट कट करने से 2 इक्वल पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज
फील होते हैं। अब एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, ये एक एज ऊपर एज है और एक ये नीचे एज है। क्लियर, सॉरी डायगोनल, फेस डायगोनल, एक ऊपर फेस डायगोनल है और एक यहाँ पे नीचे फेस डायगोनल है। अब ये ऊपर जो फेस डायगोनल है और नीचे जो फेस डायगोनल है, इससे कॉमन एज एक ये हो गई और दूसरी कॉमन एज ये हो गई। अब अगर यहाँ से अगर इसको हम लोग शार्प नाइफ से कट करें तो दो इक्वल पार्ट में हमें प्लेन मिल जाएंगे, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पहली हमारी हो गई रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीन तरह की तो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिसमें रेक्टेंगल मिलेगा। और डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है? देखो, दो एज मिला के एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। एक एज ये है और एक एज पीछे वाला है। दो एज मिला के एक डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो एज कितने हैं? टोटल 12 है। तो 12 एज मिला के कितने हो जाएंगे? 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। टोटल कितनी हो गई? 9। टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 + 6 9 हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बेटर आप डेफिनेशन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं। इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच द क्रिस्टल मे बी रोटेटेड सो दैट इट प्रेजेंट द सेम अपीयरेंस मोर देन वंस इन ए कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360 डिग्री। एक ऐसी लाइन इमेजिनरी या इमेजिनरी एक्सिस जिसके अबाउट क्यूब को रोटेट करने पे सेम अपीयरेंस एक से ज़्यादा बार अगर हमारे सामने अपीयर होती है तो ऐसी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के तो कई पार्ट हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। 4 फोल्ड सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट करने से क्यूब को सेम सरफेस हमें 4 बार अगर हमें हमारे सामने आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। बच्चों देखो यहाँ पे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये बनी हुई है। अब ये एक्सिस है, ठीक है, 4 फोल्ड एक्सिस। इसके अबाउट अगर हम क्यूब को रोटेट करें तो सामने सरफेस है, फिर साइड वाली भी आ जाएगी, फिर पीछे वाली भी आ जाएगी, फिर ये जो साइड वाली ये भी घूम के आ जाएगी। तो सेम सरफेस एक कंप्लीट रोटेशन में 4 बार अपीयर होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 फेस मिलके 1 4 फोल्ड हो गया। तो 6 फेस मिला के कितनी होगी? 3। तो यहाँ पे 3 जो बनेगी 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। क्लियर? इमेजिन ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ 2 अपोजिट फेसेस ऑफ ए क्यूब। क्लियर? इसके बाद है ऑन रोटेटिंग द क्यूब अबाउट दिस लाइन एज एक्सिस द सेल्फ कोइंसिडेंस आइडेंटिकल अपीयरेंस ऑफ द क्यूब अकर्स 4 टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रोटेशन थ्रू 360 डिग्री। दैट इज the original appearance is repeated as a result of rotation through 90 degree। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कंप्लीट रोटेशन में 4 बार सेम अपीयरेंस आती है तो फर्स्ट टाइम अपीयरेंस कितने टाइम आएगी? 90 डिग्री एंगल के बाद आएगी। सच एन एक्सिस इज सेड टू बी एन एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। इस एक्सिस को हम 4 फोल्ड सिमेट्री बोलते हैं। 2 फेस मिलके 1 4 फोल्ड एक्सिस, 6 फेस मिलके 3। तो 3 यहाँ पे एक्सिस हैं 4 फोल्ड की। अब इसके बाद एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट अगर क्यूब को हम रोटेट करें तो सेम अपीयरेंस कितनी टाइम रिपीट हो? 3 टाइम। तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बच्चों ये हमारी 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 डायगनली अपोजिट कॉर्नर के बीच से एक्सिस पास हो रही है। इसके अबाउट अगर हम रोटेट करेंगे क्यूब को तो एक कंप्लीट रोटेशन में 3 बार सेम अपीयरेंस आएगी। और 2 कॉर्नर मिला के एक हमारा 3 फोल्ड होता है, तो 8 कॉर्नर मिला के कितने हो जाएंगे? 4 एक्सिस हो जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे 4 एक्सिस पॉसिबल है, ठीक है। अब इसमें इमेजिन ए लाइन पासिंग थ्रू द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब अलोंग द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनली 2 कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर से वो लाइन पास हो रही हो। ऑन रोटेटिंग द क्यूब अबाउट दिस लाइन एज एक्सिस द आइडेंटिकल appearance of the cube occurs 3 times during the course of rotation through 360। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंप्लीट रोटेशन में 3 बार सेम अपीयरेंस आती है तो फर्स्ट टाइम कितने एंगल के बाद रिपीट होगी? 120 की बार रिपीट होगी। द ओरिजिनल अपीयरेंस इज रिपीटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रोटेशन थ्रू 120 डिग्री। सच एन एक्सिस इज सेड टू बी एन एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री और ए ट्रायड एक्सिस। Since there are 8 corners, hence 4 such, that is
3 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अगला है हमारा नंबर 3 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री बच्चों देखो यहाँ पे ये 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसमें डायगनली 2 अपोजिट एज सेंटर से पास किया गया है, ठीक है, 2 फोल्ड एक्सिस में। तो इसमें एक कंप्लीट रोटेशन में सेम अपीयरेंस 2 टाइम आती है। टोटल एक्सिस 6 हो जाएंगी। कैसे? 2 एज मिला के एक हमारी 2 फोल्ड हो गई, तो 12 एज में कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगे। तो 6 हमारी यहाँ पे 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इमेजिन ए लाइन पासिंग थ्रू द कोर सेंटर्स ऑफ द 2 diagonally opposite edges of a cube. On rotating the cube about this line, the identical appearance of the cube occurs 2 times during the course of rotation through 360 degree. Clear? The original appearance is repeated as a result of rotation through 180 degree. Such an axis is said to be an axis of 2 fold symmetry or a dyad axis. Since there are 12 edges, hence 6 such axes are possible. Since there are 12 edges, hence 6 such axes are possible. इसके बाद है एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री, लेकिन ये क्यूब में नहीं होती है, हेक्सागोनल में होती है। ये आप याद रखोगे, इसको हम टोटल सिमेट्री में काउंट नहीं करेंगे। दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल इन हेक्सागोनल क्रिस्टल्स एंड नॉट इन क्यूबिक क्रिस्टल। इमेजिन ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ 2 अपोजिट हेक्सागोनल फेसेस ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल। ये बच्चों हेक्सागोनल आ गया, 2 अपोजिट की फेस से पास कराते हैं तो सेम अपीयरेंस कितनी बार आती है? 6 टाइम आती है। तो कहने का मतलब 60 डिग्री के बाद सेम अपीयरेंस रिपीट होती है। ऑन रोटेटिंग द क्रिस्टल अबाउट दिस लाइन्स ऑफ एक्सिस द आइडेंटिकल अपीयरेंस ऑफ द हेक्सागन अकर्स 6 टाइम्स इन द कोर्स ऑफ 1 complete rotation of 360. That is, the original appearance is repeated as a result of rotation through 60 degree. Such an axis is therefore known as an axis of 6-fold symmetry, और इसका नाम हो जाता है 6-fold symmetry. तो हेक्सागोनल 6-fold symmetry इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक। अब इसके बाद नंबर सी पे, नंबर ए थी हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर बी थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नंबर सी हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में बच्चों क्या है कि एक ऐसा सेंटर पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हर कॉर्नर या अपोजिट फेस इक्वल डिस्टेंस पे होती है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इट इज सच ए पॉइंट इन द क्रिस्टल दैट एनी लाइन ड्रॉन थ्रू इट इंटरसेक्ट्स द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन आइदर साइड। क्लियर? ए क्रिस्टल हैज़ ओनली 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक क्रिस्टल के पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। देखो, अब यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी यूनिट सेल में टोटल सिमेट्री अगर काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 रेक्टेंगुलर है, 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, 3 4 फोल्ड, 4 3 फोल्ड, 6 2 फोल्ड और 1 हमारी बॉडी सेंटर हो गई। इसको सबको काउंट कर लिया तो आ गया 23। तो बच्चों यहाँ पे 23 जो हैं ये हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या चीज़ है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री का पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में एक हमने यूनिट सेल पहले आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। ये एक यूनिट सेल है, ठीक। और इस यूनिट सेल में ये 3 तरह के एक्सियल एंगल दिखाए गए हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, और 3 एक्सियल लेंथ है। ये एक्सियल लेंथ ए है, ये बी है और ऊपर हाइट क्या है? सी है। अब तीनों पे बेस टोटल यहाँ पे 7 टाइप की यूनिट सेल हैं जिनको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। तो 7 टाइप्स नोन एज 7 क्रिस्टल सिस्टम। सबसे पहले टाइप आप यूनिट सेल लिखोगे, एक्सियल लेंथ में रिलेशन, एक्सियल एंगल्स में रिलेशन और उनके एग्जाम्पल। नंबर 1 क्यूबिक है, जब सभी एक्सियल लेंथ इक्वल हों, सभी एक्सियल एंगल्स इक्वल हों, वो भी 90 हों। एग्जाम्पल NaCl KCl है। टेट्रागोनल में 2 साइड इक्वल हैं, थर्ड डिफरेंट है, बट एंगल सभी 90 हैं। TiO2, ZnO2 और टिन है इसका एग्जाम्पल। तीसरा ऑर्थोरॉम्बिक है, सभी साइड अनइक्वल हैं
बट सभी एंगल 90 हैं। इनके एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, BSO4, मैच स्टिक बॉक्स जो होता है, मैच बॉक्स। मोनोक्लिनिक, सभी साइड अनइक्वल हैं, 2 एंगल 90 है, तीसरा 90 नहीं है। Na2SO4.10H2, CSO4.2H2 एग्जाम्पल है। ट्राई क्लिनिक, सभी एक्जेल लेंथ अनइक्वल है, सभी अनइक्वल एक्जेल एंगल्स हैं और 90 भी नहीं है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, K2Cr2O7 है। रोम्बोहेड्रल है, सभी साइड इक्वल हैं, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर हैं लेकिन तीनों 90 नहीं है। कैल्साइट, NaNO3 और आइस। हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल हाइड्रोजन A = B ≠ C, अल्फ़ा बीटा 90 है, गामा 120 है, Mg PbI2 CDS है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर क्यूबिक लैटिस ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट लैटिस। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब पार्टिकल पे हर कॉर्नर पे, यूनिट सेल में हर कॉर्नर पे पार्टिकल है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स ओनली, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ये जो 7 है, 7 के 7 में ये प्रिमिटिव पाई गई है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का मतलब जिसमें बॉन्ड यूनिट सेल के हर कॉर्नर पे पार्टिकल होता है प्लस फेस के सेंटर में होता है। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स प्लस सेंटर्स ऑफ ईच फेसेज, इट इज़ प्रेजेंट इन क्यूबिक एंड ऑर्थोरोम्बिक ओनली। ये सिर्फ क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक में इस टाइप की पाई जाती है। तीसरा है हमारा बॉडी सेंटर्ड लैटिस, BCC। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स प्लस सेंटर्स ऑफ द बॉडी, पार्टिकल हर कॉर्नर पे है प्लस बॉडी के सेंटर में है। इट इज़ प्रेजेंट इन क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक एंड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक में, ऑर्थोरोम्बिक में और टेट्रागोनल में पाई जाती है। इसके बाद बच्चों नंबर 4 पे आता है एज सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। एज सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में हर कॉर्नर पे है प्लस हर एज के सेंटर में पार्टिकल है। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर प्लस सेंटर्स ऑफ ईच फेस। क्लियर। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, पार्टिकल हर कॉर्नर पे है प्लस एनी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में है। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर्स ऑफ एनी 2 अपोजिट फेसेज। इट इज़ प्रेजेंट इन मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक में और ऑर्थोरोम्बिक में। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए भाई। मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक 2 तो यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और क्यूबिक तो 3 2 5 हो गए, 5 और 2 7 हो गए और 7 ये हो गए। टोटल 14 टाइप। इस तरह अगर देखा जाए तो hence there are 14 possible ways of arrangement of particles in regular dimensional pattern. These 14 arrangements are known as Bravais lattices. इनको हम लोग Bravais lattices के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस स्मॉल r, एज लेंथ स्मॉल a, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस स्मॉल d। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। क्यूब का एक फेस जो है स्क्वायर शेप होती है, एक स्क्वायर शेप बना लिया, हर कॉर्नर में पार्टिकल हैं, एक दूसरे को टच करते हैं और एज लेंथ a है तो इस स्क्वायर की भी हर साइड a होगी और रेडियस के टर्म में a क्या है? 2r है। तो a बराबर हो गया 2r हो गया और 2 नेबर के डिस्टेंस को स्मॉल d से डिनोट करते हैं तो d a के इक्वल है। d = a = 2r, r = a/2 = d/2। अगला हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं, फेस के सेंटर में हो, सभी आपस में टच करते हैं। ये डिस्टेंस a है, ये भी a है और ये रेडियस के टर्म में फेस डायगोनल 4r है लेकिन a के टर्म में a√2 है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक नियरेस्ट नेबर है जो कि 2r डिस्टेंस है। तो d = 2r और पूरी डिस्टेंस a√2 है तो हाफ डिस्टेंस a√2/2 हो गया। तो r = d/2 = a/2√2 हो गया। ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में देख लेते हैं। अब ये जो सेंटर में पार्टिकल है ये सभी कॉर्नर को टच करता है तो नियरेस्ट नेबर क्या हुआ? सेंटर का पार्टिकल और कॉर्नर का। तो
तो सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी हो जाएगी, और ए के टर्म में ये बॉडी डायगोनल a√3 होता है तो उसका हाफ a√3/2 हो जाएगा, और रेडियस के टर्म में क्या हो जाएगी डिस्टेंस 2r हो जाएगी। तो d इज इक्वल्स टू 2r इज इक्वल्स टू a√3/2 हो गया, तो r इज इक्वल्स टू d/2 इज इक्वल्स टू a√3/4 हो गया। क्लियर, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद बच्चों अगला इसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में हम नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल फाइंड कर लेते हैं। हमको पता है कि जो भी पार्टिकल कॉर्नर पे रखा हुआ या फेस के सेंटर में रखा हुआ उसका 100% कंट्रीब्यूशन किसी एक यूनिट सेल के लिए नहीं होता, तो उसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है टोटल हम ऐड कर लेते हैं, और वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, और हर कॉर्नर का सिर्फ 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट होता है। तो टोटल कितना हो गया 8 × 1/8 दैट इज 1 पार्टिकल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर के पार्टिकल हैं, सबका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, प्लस 6 फेस के सेंटर हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के लिए होता है वो कितना होता है हाफ होता है। तो 6 × 1/2, ये सॉल्व करने पे 4 आ गया। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पे है 1/8, 8 × 1/8, और जो बॉडी के सेंटर में उसका 100% कंट्रीब्यूशन होता है, 1 हमने ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया 2 हो गया। एज सेंटर यूनिट सेल में 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 12 एज सेंटर पे हैं, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 होता है, 12 × 1/4 हो गया। सबको ऐड कर लिया, 1 + 3 4 हो गया, जेड की वैल्यू 4 आ गई। एंड सेंटर में क्या हुआ 8 कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं 8 × 1/8 प्लस 2 अपोजिट फेस में होते हैं सिर्फ 2 फेस में, 2 × 1/2 दैट इज 2 हो गया। क्लियर। तो इसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर दैट एन एटम हैज़ इन ए यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में पर्टिकुलर एटम के अराउंड जितने नियरेस्ट नेबर होते हैं उनको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और आयनिक कंपाउंडों में कैटायन को सराउंड करने वाले एनायन या एनायन को सराउंड करने वाले कैटायन, वो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक क्यूब है, इस क्यूब के बगल भी क्यूब होगी, इस क्यूब के आगे भी क्यूब होगा, साइड वाला क्यूब उसके भी आगे क्यूब होगा। क्लियर। और इस क्यूब के ऊपर क्यूब होगा, बगल वाले के भी ऊपर होगा, इस क्यूब के आगे जो है उसके ऊपर क्यूब होगा, इस क्यूब के जो साइड में है, साइड में जो आगे है उसके ऊपर भी क्यूब होगा। तो जो कॉर्नर है, ये पार्टिकल इधर ए डिस्टेंस पे ये पार्टिकल है, इधर ए डिस्टेंस पे इधर का है, ए डिस्टेंस पे पीछे ये है, ए डिस्टेंस पे आगे भी होगा, ए डिस्टेंस पे ऊपर भी होगा, ए डिस्टेंस पे नीचे भी होगा। टोटल ए डिस्टेंस पे 6 पार्टिकल से सराउंड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। अब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। इसमें नियरेस्ट नेबर ऑफ कॉर्नर एटम इज फेस सेंटर एटम। इसमें जो नियरेस्ट नेबर है कॉर्नर से, कॉर्नर नहीं है, कॉर्नर और फेस सेंटर नियरेस्ट नेबर है। तो अब कॉर्नर के अराउंड कितने फेस सेंटर हमें काउंट कर लेना है। क्लियर। तो वो देखो हम लोग कैसे काउंट करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये है, अब एक क्यूब है, अब हमें ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से बराबर डिस्टेंस पे हमें फेस सेंटर काउंट करना है। तो एक फेस सेंटर ये हो गया, ऐसे एक फेस सेंटर इधर होगा, एक फेस सेंटर इधर होगा, और एक फेस सेंटर इधर होगा, 4 तो ये हो गए। ऐसे ही यहाँ से लेकर ये जो एक नंबर लिखा है ए से, ये भी फेस सेंटर होगा। ऐसे इसके ऊपर जो वॉल होगी उस पर भी एक फेस सेंटर होगा, इधर जो वॉल होगी उस पर एक फेस सेंटर होगा, इधर जो वॉल होगी उस पर एक फेस सेंटर होगा। तो 4 ये हो गए, और 4 इस दीवार के जब ऊपर वॉल जाएगी, इस वॉल के ऊपर वॉल जाएगी, इधर इस वॉल के ऊपर वॉल जाएगी, और जो आगे फ्रंट है उसके वॉल ऊपर जाएगी। तो उनके चारों के जो फेस सेंटर हैं वो भी सेम डिस्टेंस पे हो गए। तो इस तरह कुल मिला के कितने हो गए बच्चों, फेस सेंटर 12 हो गए। कितने हो गए 12। बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करें तो बॉडी सेंटर में ये जो सेंटर है इससे सभी कॉर्नर इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो सभी कॉर्नर इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का काम करेंगे। तो 8 पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस में, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8 है। और ये जो पार्टिकल है इससे भी क्या है 8 जो है सेंटर, जो बॉडी सेंटर पार्टिकल है वो इसके इक्वल डिस्टेंस में है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो इन दिस यूनिट सेल नियरेस्ट नेबर ऑफ ए कॉर्नर एटम इज बॉडी सेंटर एटम, एंड दस ईच एटम से ए हैज 8 बॉडी सेंटर एटम of 8 surrounding unit cells as neighbors in one plane since A is surrounded by 8 surrounding unit cells। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया
8 हो गया बच्चों। इसका एग्जाम्पल क्या है, सीजियम क्लोराइड है। तो ये हो गया बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसके आगे का वीडियो लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट कर लेना अपनी फेयर कॉपी में। जहाँ पे जो भी डाउट ना समझ में आया हो, जो भी टॉपिक ना समझ में आया हो, वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और आगे हम लोग अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।